नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फसल क्रांति यूट्यूब चैनल में। फसल क्रांति यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि इस पर अपलोड होने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। हरमीत सिंह जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस लाइव वेबिनार में। माफ़ी चाहेंगे जो टेक्निकल थोड़ा हुई है, जिसकी वजह से हम देरी हुई है वेबिनार में, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे सर। हमारे साथ हमारे जर्नलिस्ट विपिन मिश्रा जी भी हैं, और हमारी जो जर्नलिस्ट हैं शाहीन अली, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है आज के इस लाइव वेबिनार में। दर्शकों, आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। बड़ा ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि सभी को पता है फार्म मशीनरी जो है उसका कितना बड़ा अहम रोल है एग्रीकल्चर में, कृषि में। अगर खेती का कोई भी काम करना होता है तो सबसे पहले जो हम रिकमेंड करते हैं वो हम फार्म मशीनरी को रिकमेंड करते हैं, एग्रीकल्चर मशीनरी को रिकमेंड करते हैं। फिर चाहे ट्रैक्टर की बात हो, रोटावेटर की बात हो, कल्टीवेटर की बात हो, या फिर कोई भी आप फार्म इक्विपमेंट ले लीजिए, तो बिना फार्म इक्विपमेंट के जो है एग्रीकल्चर अधूरा है। इसलिए बताना चाहूंगा आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कृषि मशीनरी उद्योग की जो नवीनतम तकनीकी है। क्या क्या वो तकनीकें हैं उसके विषय में आज हमें हरमीत सिंह जी बताएंगे। और कृषि मशीनरी उद्योग पर कोरोना का क्या प्रभाव पड़ा है, कितना अफेक्ट किया है कोरोना ने एग्रीकल्चर मशीनरी इंडस्ट्री को, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सर, आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सबसे पहले थोड़ा सा आपके कंपनी के विषय में और अपने विषय में बताएं कि राजस्थान एग्रीकल्चर वर्क्स किस तरीके से किसानों के लिए काम करता है, और कब कैसा जुड़ाव है आपका किसानों के साथ में। जी, नमस्कार सर। जी, नमस्कार। सबसे पहले तो ये कि अभी जो कोरोना की ये जो दूसरी लहर है, हेलो। जी हरमीत सिंह जी, सुन पा रहे हैं आपको, आप कंटिन्यू हाँ, रखिए। जी, सबसे पहले तो जो कोरोना की ये दूसरी लहर है, इसके बारे में बताऊंगा। मैं बात करना चाहूंगा कि ये बहुत ही हमारे मतलब देश के लिए बहुत ही खतरनाक है, साबित हो रही है। और इसमें अगर हम ये सोशल डिस्टेंस और मास्क और ये जो मतलब इन चीजों का, सैनिटाइजर का अगर प्रयोग नहीं करेंगे तो इसका बहुत ही बुरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो समय रहते यही है कि सुझाव यही है कि इसका परहेज रखें, और जो भी इसके मास्क है, 2 गज की दूरी है, इन चीजों की पालना करें जो सरकार द्वारा बताई गई है। समय समय पर उनकी पालना करके हम अगर हर व्यक्ति खुद का बचाव करेगा तो हमारा पूरा देश ही मतलब सुरक्षा में रहेगा। और अगर हम हर एक नागरिक अगर लापरवाह बनेगा तो पूरा देश को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब रही बात दूसरी की इसके कारण उद्योगों पर क्या असर है, तो आज अगर लॉकडाउन है, बंद है, तो सभी उद्योगों पे इसका असर है कहीं ना कहीं। लेकिन सबसे पहले तो जरूरी है कि हम लोग अगर सही हैं, सलामत हैं, तो हम व्यापार भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है कि कोरोना के नियमों की, गाइडलाइन की पालना की जाए। पूरे देशवासियों से मेरा ये निवेदन है, अनुरोध है कि कोरोना गाइडलाइन की पालना करें और समय रहते वैक्सीन लगवाएं। जिन जिन लोगों ने अभी वैक्सीन नहीं लगवाई है वो इसकी फर्स्ट डोज तो जरूर ही लगवाएं। अपने नियर जो भी उनके हैं सेंटर, कोविड सेंटर बने हुए हैं या सरकारी हॉस्पिटल हैं, तो सरकार इतना बड़ा अपने लिए कर रही है पूरे देश के लिए, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसकी पालना करें। यही गुजारिश करूंगा देशवासियों से। और जल्द ही कामना करूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हमारा देश है जो वो इस महामारी के संकट से निकले और अर्थव्यवस्था है फिर से पटरी पर आए। क्योंकि हम अगर सही होंगे, सलामत होंगे, तो हम आगे व्यापार करें। इसलिए जरूरी है कि कोरोना गाइडलाइन की पालना की जाए।
और उसके बाद जैसे अभी आपने पूछा कि राजस्थान एग्रीकल्चर वर्क्स, अभी हमारे पास हम लोग टोकरी मॉडल थ्रेशर का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें कि समय कम लगता है, लेबर कम लगती है, बहुत अधिक फायदा है किसानों को। तो टोकरी मॉडल का सर्वप्रथम हिंदुस्तान के ये मानिए कि काफी एरिया में हमारा इसकी सप्लाई है, और मैन्युफैक्चरिंग जो सबसे बड़ी है हमारे राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के रायसी नगर तहसील पैलेस में सबसे बड़ी इसकी मैन्युफैक्चरिंग है आज के समय में। और उसके साथ साथ ही मूंगफली का थ्रेशर भी हम लोग बनाते हैं, और मक्का मशीन वो भी नया हमने डेवलप किया है कि उसमें भी लेबर कम लगे। पहले ऊपर से डालना पड़ता था, सेफ्टी फीचर नहीं थे। अब नीचे खड़े होके उसमें कन्वेयर सिस्टम लगा दिया है, तो नीचे खड़े होके वो फीडिंग करके ऊपर लेके जाता है, तो इससे आम बच्चा भी काम कार्य करे तो सेफ्टी फीचर बहुत है, और इसमें आदमियों की जरूरत कम है। इसी टाइप से जो मूंगफली का थ्रेशर है, उसमें भी पहले ऊपर से डालना पड़ता था, और ऊपर से खड़े रहने से के कारण वो जो उसकी मिट्टी डस्ट उड़ती थी, जैसे उसमें फसल क्रॉप डालते समय, तो उसकी उस क्रॉप से मतलब बहुत सारी बीमारियां, क्योंकि वो श्वास के द्वारा अंदर जाती थी वो डस्ट, तो वो बड़ी भयंकर बीमारियों का खतरा रहता था। उसके लिए भी हमने फीडर चैन सिस्टम कर दिया है, टोकरी मॉडल टाइप ही, ताकि उसमें नीचे से ही खड़े रह के टोकरी में डालें मूंगफली को, और फीडर सिस्टम से वो अपने आप ऊपर लेके जाती, तो वो डस्ट वाली प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो दूर खड़े रह के भी उसमें टोकरी में डालते रहो, तो टोकरी फीडर सिस्टम चैन सिस्टम से अंदर लेके जाती है। तो ये सेफ्टी फीचर से भी बहुत अच्छा है, और आदमियों की कम जरूरत है, और कोई भी किसी प्रकार की इसमें दुर्घटना की आशंका नहीं रहती। और टोकरी मॉडल जो है वो तो है ही, उसमें जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आज राजस्थान का जो जिला है श्री गंगानगर, उसके रायसीनगर तहसील है, टोकरी मॉडल में हिंदुस्तान के प्रथम निर्माताओं में अगर उसको गिने तो कोई बड़ी बात नहीं है। टोकरी मॉडल निर्माता में रायसीनगर तहसील सबसे बड़े लेवल पे है। और उसके साथ साथ हमारे जो रायसीनगर की जो हमारे मशीनें हैं, टोकरी मॉडल, मूंगफली, मक्का, इन पे ISI और टेस्टिंग रिपोर्ट है, जिसके कारण किसानों को सब्सिडी मिलती है, तो काफी एक सपोर्ट मिल जाती है उसको, कॉस्ट के साथ गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है, तो एक अनुदान राशि से काफी राहत मिलती है। और क्योंकि चूंकि ये चीजें मतलब बहुत आज के टाइम में बड़ी हेल्पफुल है किसान को, क्योंकि किसान की कमर पहले ही टूटी हुई है, क्योंकि कोरोना काल एक पूरे 1.5 साल सवा साल से पिछले 22 मार्च को लॉकडाउन लगा, जनता कर्फ्यू लगा, और फिर उसके बाद 23 मार्च से लॉकडाउन। तो उसके बाद क्रॉप बेचने में किसान को बहुत मुश्किल आ रही है, और इसलिए हमारे व्यापार पे भी काफी असर पड़ा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गई। जैसा कि हमारा अभी 7 से 8 स्टेट में पूरा राजस्थान में माल सप्लाई करते हैं, और फिर उसके बाद गुजरात पूरा है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटका है, आंध्रा है, तेलंगाना है, तो वहां तक हम लोग ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पाते लॉकडाउन के कारण, हमें काफी प्रॉब्लम हुई है। और GST के कारण भी बहुत बड़ा असर पड़ा है, क्योंकि जो एक कृषि उपकरण है, और कृषि प्रधान भारत एक ऐसा देश है, कृषि प्रधान देश है, और वो जो टैक्स लगा है वो इस मशीन पे नहीं लग के, हमारे प्रोडक्ट पे नहीं लग के, हमारा ये मानना है कि वो डायरेक्ट किसान के ऊपर ही लगा है। तो वो टैक्स जो है वो हटना चाहिए, जिससे किसान को काफी रिबेट मिलेगी, काफी रिलैक्सेशन होगी। और भी बहुत सारी समस्या आई हैं लेबर को भी, मतलब कोरोना काल में संभालने की। हालांकि हम लोग संभाल रहे हैं, लेकिन अब वो वर्क नहीं हो पा रहा, आउटपुट नहीं आ रही, जिसमें कि अब थोड़ा GST में किसान को अगर अगर ये एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट मैन्युफैक्चर को GST से राहत दी जानी चाहिए, वो सीधी सीधी किसान को मिलेगी, ना कि मैन्युफैक्चर को मिलेगी। अगर GST हटाया जाता है तो वो GST है जो सीधा ही फायदा किसान को मिलेगा, मेरा ये मानना है। धन्यवाद सर। सर हमारे साथ हमारे जर्नलिस्ट भी जुड़े हुए हैं, मिस्टर विपिन मिश्रा हैं, मिस शाहीन अली हैं। अनुरोध करूंगा अपने दोनों जर्नलिस्ट से। शाहीन, पहले जो भी आपके सवालात हैं वो सर से आप अपने सवालात पूछ सकते हैं, और विपिन जी आप भी अपने सवालात पूछ सकते हैं सर से। शाहीन एंड विपिन जी, सुन पा रहे हैं क्या? ओके।
सर पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि जैसे अभी कोरोना की वजह से दूसरी लहर आई है, इसको लेके कृषि विभाग में मतलब काफी चैलेंजेस आए होंगे, तो मैं जानना चाहूंगी क्या प्रभाव पड़ा और क्या बेसिक वो चैलेंजेस है जो आपने फेस किया या आपकी कंपनी ने फेस किया। कोरोना काल के कारण सबसे पहले जो लास्ट ईयर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 22 मार्च को पहले जनता कर्फ्यू लगा, फिर 23 मार्च को जैसे ही लॉकडाउन लगा, तो स्टार्टिंग में उस समय ऐसा था कि वो क्रॉप निकालने का समय था, तो हमारे पास काफी सारे ऑर्डर किसानों के पेंडिंग पड़े थे जिनको हम बना भी चुके थे, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन के कारण हम लोगों वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पाए और समय रहते वो किसान अपनी फसल नहीं निकाल पाए, और समय रहते फसल नहीं निकाल पाए, वो सेल भी नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं उनको कहीं कर्जा चुकाना था, उनका ब्याज का नुकसान पड़ा क्योंकि साहूकारों ने उनसे ब्याज लिया, या कुछ फसल में ऐसा हुआ कि मौसम खराब हो गया तो वो ओलावृष्टि हुई या बरसात हुई तो फसल खराब होती है, तो उस फसल का भी उसका उनको अच्छा खासा रेट नहीं जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, और उन वजह से हमें भी लॉस हुआ। सबसे पहला नुकसान है जो वो किसान को हुआ। फिर उसके बाद आता है सेकंड नंबर हमारा, क्योंकि हम लोगों को जो हमने माल बना के रख दिया वो हम ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पाए, वो हम किसान को दे नहीं पाए, तो हम वो स्टॉक रह गया, क्योंकि सीजनेबल वर्क है, फसल पे ही बिकता है माल, तो हमें भी बहुत बड़ा लॉस हुआ है, ऐसी बात नहीं। लेकिन सबसे पहले तो जरूरी था कि इस महामारी से निकला जाए। और एक चीज है कि अगर अभी भी कुछ ना कुछ एक जीएसटी का अगर हटा दिया जाए, तो मेरा मानना है कि जीएसटी का बेनिफिट है हटाने से मैन्युफैक्चर को नहीं, सीधा किसान को पहुंचेगा, क्योंकि वो जो हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं वो किसान के ही काम आता है और किसी के काम का नहीं है, किसान ही उसको खेतों में यूज करता है। अगर हमारे इम्प्लीमेंट से जो भी हम बना रहे हैं कृषि कार्यों के लिए उनसे जीएसटी हटे, तो वो सीधा सीधा फायदा अगर सरकार देना चाहती है किसान को कोई भी फायदा, तो मेरा ये मानना है कि वो जीएसटी हटाकर, अगर जैसे पहले था जीएसटी से पहले कृषि उपकरण टैक्स फ्री थे, तो अभी भी अगर ये किया जाए तो किसान को ही फायदा मिलेगा, वो उसका फायदा मैन्युफैक्चर को बिल्कुल भी नहीं है। जीएसटी अगर हटा दिया जाए कोई फायदा नहीं है, नुकसान भी नहीं है, लेकिन किसान को उसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, जो कि किसानों के भी कमर टूटी हुई है वो उभर सकते हैं अगर जीएसटी हटा दिया जाए तो कृषि उपकरणों से। चलिए काफी अच्छी बात कही आपने, ये चीज हो तो किसानों को फायदा होगा। अगला सवाल मेरा, आपने भी प्रोडक्ट के बारे में बात कही, तो उससे मेरा सवाल ये है कि उत्पादों की गुणवत्ता का ख्याल आप कैसे रखते हैं, वो जानना चाहेंगे। एक्चुअल में हमारे जो प्लांट में अभी मशीनों की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो सबसे पहले क्या है कि एक होता है कुछ कोई भी चीज हो, चाहे वो मशीनरी है चाहे हम कुछ घर बनाते हैं, तो नींव अच्छी होनी चाहिए। नींव मजबूत होगी तो बिल्डिंग को हम कहीं भी ऊपर तक किसी भी लेवल तक लेके जा सकते हैं, 10 माला तक 15 माला तक कुछ भी, तो नींव मजबूत होनी चाहिए, बेस जो है। तो हमने सबसे पहले जो भी माल जैसा भी कटिंग होगा वैसा ही जुड़ेगा। मेरा ये मानना है कि अगर चद्दर है, एंगल है, कुछ भी है, उसकी कटिंग सही होगी, या लेथ पे हम लोग शावट बनाते हैं तो वो उसका ड्राइंग सही होगी, तो ही मशीन अच्छी। अगर गलत जुड़ा है मतलब कटिंग हुआ है तो वैसा ही बनेगा। सीएनसी प्लाज्मा मशीन द्वारा कटिंग होती है, ऑटोमेटिक मशीनरी है, और सीएनसी लेथ मशीन द्वारा टर्निंग की जाती है। एंड मतलब सबसे पहला तो ये हुआ बेस की कटिंग जो भी है और टर्निंग पॉइंट है वो ऑटोमेटिक सीएनसी मशीनों द्वारा की जाती है। सेकंड आता है कि उसमें क्वालिटी, और जैसे बैरिंग है, हम हमारे द्वारा अच्छी क्वालिटी के बैरिंग पुलियां हम खुद बनवा के लगाते हैं, ब्लेड्स हैं, और इन चीजों के साथ उसकी, और फिर हमारे ऊपर एक मैनेजमेंट टीम जो है मैकेनिकल, वो एक हर प्रोडक्ट को कलर से पहले 1-1.5 घंटा हम उसको रफ चला के चेक करते हैं कि कोई आवाज तो नहीं आ रही, कोई बैरिंग गर्म तो नहीं हो रहा, उसके बाद वो कलर सेक्शन में जाती है। हमारे यहाँ तसल्ली पूरा उसको टेस्ट ड्राइव करने के बाद ही कलर होता है, और फिर हम उसको यहाँ से डिस्पैच करते हैं। ओके, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जितने भी किसान हैं उनकी जो भी अगर हम कहें कि उनकी जो भी जरूरतें हैं या जमीनी स्तर पे जो भी उनकी नीड्स है, या अभी कोरोना की वजह से उन्हें राशन नहीं मिल रहा है या उन्हें 3 वक्त का खाना नहीं मिल रहा, तो इस तरह की जो बेसिक नीड्स है इस पे आप क्या समझते हैं, मतलब किस तरह से आप देखते हैं कि क्या किसान भाई 3 वक्त का खाना खा पा रहे हैं, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? देखिए,
मेरा मानना है कि कुछ, देखिए अभी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हैंड टू माउथ हैं, चाहे वो किसान भाई हैं, कुछ मतलब अदर पर्सन भी कुछ भी हैं, कुछ लोग ऐसा है कि हैंड टू माउथ हैं, तो वो अपना अभी जीवन यापन करने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं किसी भी तरीके से। कुछ कोई सब्जी, यहाँ तक कि आप एक छोटे से लेवल पे जाए तो वो सब्जी की रेडी लगाकर भी टाइम पास कर रहा है अपना, तो उससे अपने घर का परिवार पालन कर रहा है, वो पालन पोषण। तो उन जो हैंड टू माउथ है उनको काम कर रहे हैं, वो कोरोना काल में भी बीमारी से जूझते हुए भी, तो उनकी तो एक मजबूरी है। और कुछ लोग जिनके सब कुछ है वो भी मतलब उस लाइन से जुड़े हुए हैं कि हमारा भी सामान बिके, तो वो भी मतलब इतना लॉकडाउन होने के बावजूद, गवर्नमेंट की इतनी वो मतलब सख्ताई के बावजूद भी वो शटर उठा उठा के घर से सामान निकाल निकाल के बेच रहे हैं, जिनको जरूरत नहीं है, जिनके साथ पास खूब सारी सेविंग है। तो मेरा ख्याल है कि उनको वो अगर नहीं करें ऐसा, तो जिनको जरूरत है, जो हैंड टू माउथ वाले लोग हैं, वो उनको कुछ काम मिल पाएगा। अब जैसे कि मुझे अभी मेरा, अगर मैं काम नहीं करूं तो मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता हूं, तो मैं काम नहीं करूंगा तो जरूरतमंद अगर व्यक्ति वो काम वो करे तो उसको कुछ उससे पैसा मिले, तो उसका परिवार का पालन पोषण हो सकता है। पहली तो ये, सेकंड ये कि जो है अभी सक्षम है लोग, वो कुछ कुछ अपनी सेविंग में से कुछ डोनेट करके, जैसे कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है या मॉनिटर है, ऑक्सीमीटर है, जिस चीज की जरूरत है, ये चीजें अगर भामाशाह आगे आकर डोनेट करे तो काफी लोगों की जान बचाई जा सकती है। और किसान तो एक ऐसी है कि उसको तो वक्त पे, चाहे कोरोना है चाहे कुछ भी है, वक्त पे ही उसको फसल बोना पड़ेगी और वक्त पे ही काटनी पड़ेगी। तो उसको कहीं ना कहीं अगर सरकार फर्स्ट प्रायोरिटी दे, उसके लिए उसको समय रहते खाद भी चाहिए, डीजल भी चाहिए, उसको उसके फसल क्रॉप निकालने के लिए उसको मशीनरी भी चाहिए, तो उसके लिए थोड़ी सी अगर रिबेट कहीं ना कहीं किसान के लिए मिले तो मेरे ख्याल से किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। और सबसे बड़ी बात मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि जो कृषि कार्य में उपकरण काम आते हैं, उनपे जो जीएसटी की मार है वो सीधी से सीधी किसान को पड़ रही है अभी। अगर उसको हटा दिया जाए तो काफी, आई थिंक उनको काफी रिबेट मिले, चाहे किस कृषि उपकरण है, चाहे डीजल है, चाहे खाद है, कुछ भी चीजें जो किस खेती से जुड़ी हैं, किसान के काम आती हैं, उनपे जो जीएसटी है वो हटा दी जाए तो काफी उनको आई थिंक सपोर्ट मिलेगी। एक बात कही आपने कि चाहे कोरोना हो या कुछ भी हो, लेकिन किसान है जिन्हें खेत में जाना है, खेत में जाकर काम करना है, तभी अनाज होगा या फिर वो अपना पालन कर सकेंगे घर का। तो इसमें एक बात उठती है सेफ्टी, क्योंकि कोरोना से अभी अगर बाहर जाकर किसान काम कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें हैं कि वो मास्क लगा रहे हैं या फिर गाइडलाइंस का फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि जागरूकता की अगर हम बात करें तो में भी किसान जितने भी लोग हैं वो इतने जागरूक है, तो जागरूकता फैलाने को लेकर आपकी कंपनी, या अगर उनको वो खेत में जा रहे हैं, अगर उन्हें कुछ हो जाता है या कोरोना से संक्रमण हो जाते कुछ भी, तो कौन इस चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, या इस चीज को एक जागरूकता फैलाने की अगर मैं बात कहूँ तो क्या जागरूकता फैलाई जा रही है किसानों के बीच? जी, जैसा कि मैंने बताया कि किसान को चाहे कोरोना है चाहे कुछ भी, उस क्योंकि एक हर चीज का एक समय होता है। फसल बोने का टाइम है, जिस टाइम गेहूं बोना है उसी टाइम, ऐसा नहीं है कि हम लोग सितंबर की बजाय हम लोग मार्च में गेहूं बो दे, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि क्लाइमेट है, जब प्रकृति है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। जो प्रकृति ने जो समय दिया है उसके अकॉर्डिंग ही किसान को चलना पड़ेगा। जिस टाइम बोनी है उस टाइम बोना है, और समय समय पर पानी देना है, खाद देनी है, तो किसान को वो भी एक, जैसा कि हमारी भारतीय फौज हमारे लिए बॉर्डर पे रहकर हमारी सेफ्टी कर रही है, तो वो भी हमारे लिए, हमारे परिवार का पालन पोषण करने के लिए गेहूं उगा रहा है। तो कहीं मेरा ये मानना है कि वो भी हमारे लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए तो कर रहे हैं, वो हमारे लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो गेहूं बोया है, जो सब्जियां बोई हैं, जो वो पशुओं के लिए चारा बोते हैं, उन्हीं से हमें वो दूध आता है, वही चारा खा के वही सब्जियां हम खाते हैं, वही गेहूं हमने पूरा साल भर खाना होता है, जो कि किसान को समय पर बोना होता है और उसको समय समय पर पानी देकर काटना है, निकालना है। अब ऐसा नहीं है कि उनको
इस बीमारी से वो परहेज करेगी, बीमारी की ये किसान है, मुझे इसको नहीं होना। तो इसके लिए जरूरी है उन किसान भाइयों को भी वो भी सरकार द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है उसकी पालना करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहन के रखें, सैनिटाइजर यूज करें। वो खेती से कार्य करके अगर घर आ रहे हैं तो घर आते ही वो सबसे पहले अपने आप को सैनिटाइजर करें, अपने कपड़े बाहर ही उतारें और हैंड वॉश करें, अपने गर्म पानी से नहाएं और मतलब फिर ही अंदर अपने घर के इंटर हो, अपने कपड़े भी अलग करें क्योंकि वो बाहर से आ रहे हैं। तो सेफ्टी तो जरूरी है और जागरूकता है, वो भी अभी किसानों में काफी जागरूकता है, ऐसी बात नहीं है, और भी आनी चाहिए। और इसके लिए हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम हमारे लेवल पे हमारा जितना एरिया है हम उसमें कर रहे हैं, हमारे द्वारा कंपनी द्वारा मास्क बनाए हैं वो हम बांट रहे हैं, एंड सैनिटाइजर है या कुछ जैसा जो हमसे हो पा रहा है हम भी कर रहे हैं। तो होना चाहिए, जरूरी है उनको भी। ठीक है, तो अभी जितना भी लॉस हुआ कोरोना की वजह से, तो इसको आप जब जब चीजें ठीक होगी तो किस तरह से देखते हैं कि कैसे ओवरकम किया जाएगा या कैसे रिकवर किया जाएगा जितना भी लॉस हुआ है, या आगे वाले कुछ मंथ्स में अभी लॉस होगा जो भी, तो कैसे इस चीज को आप वापस से बैलेंस करेंगे? देखिए मेरा ये मानना है कि ये पिछले 1 साल से ऊपर का जो समय निकला, इसमें जो जान माल का नुकसान हुआ है वो तो वो भरपाई हो ही नहीं सकती। एंड जो समय निकल गया उसकी भरपाई समय की, जान माल की, वो जो हमसे हमारे अपने प्यारे बिछुड़े हैं उनकी भरपाई तो हो ही नहीं सकती। और रही बात ये कि अगर मेरा ये कहना है सभी पूरे देशवासियों से ये निवेदन है कि अगर हम अभी भी समय रहते कुछ दिन इस लॉकडाउन की पालना करें तो 15 दिन या 1 मंथ, तो ये कोरोना की अगर चैन टूटेगी तो अगर हम सलामत हैं तो फिर हम आगे भी वर्क कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, रिकवर करने में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इस महामारी से, संकट से हम निकलेंगे तो हम 6 की जगह 8 घंटे काम भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, रिकवर हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि रिकवर नहीं होता, तो रिकवर हो जाएगा। बट सबसे पहले जरूरी है कि इसके लिए कि हमें सलामत रहना, और सलामत रहने के लिए जरूरी है कोरोना गाइडलाइन की पालना की जाए। और सभी से मेरा ये निवेदन है कि मास्क लगा के रखें, सैनिटाइजर का यूज करें और सोशल डिस्टेंसिंग का रखें। मतलब कोरोना गाइडलाइन और वैक्सीन, सबसे बड़ी बात ये कि आज से अगर 3 महीने पहले जब वैक्सीन आई थी तो हम लोग खुद हमने देखा कि 100 वैक्सीन आती थी तो 20 लोगों को भी पकड़ के लाते थे कि वैक्सीन लगवाओ, वो नहीं लगवाते थे। और अभी की जो कंडीशन है 1 वीक पहले की, मतलब 30 वैक्सीन आई, इंजेक्शन आए और आदमी थे 1000। तो अगर ये पहले भी अगर हम करते तो आज ऐसा नहीं कि काफी लोगों की जानें बच सकती थी। अभी भी कुछ नहीं है, समय रहते वैक्सीन एक जरूरी है, लगवानी चाहिए। एक और सवाल कि आने वाले समय में आपकी कंपनी कौन कौन से उत्पाद या अगर हम कहें प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है, वो जानना चाहेंगे। जैसा कि अभी हमने मूंगफली का थ्रेशर है जो, उसमें काफी चेंजिंग करके उसको नया रूप दिया है, जो हमने टेस्ट भी कर लिया, ट्रायल भी हो गया उसका, क्योंकि वो उसमें भी टोकरी मॉडल और फीडर सिस्टम लगाया है किसानों की सेफ्टी के लिए। और जो पहले थ्रेशर बनता था उसमें क्या है कि डस्ट निकलती थी तो उससे टीबी या दमा जैसी बीमारी होने की शिकायत रहती थी, कि वो जो डस्ट जैसे ही उसमें खड़े होकर ऊपर खड़े रहकर उसमें फसल डालते थे, क्रॉप डालते थे मूंगफली की, तो एक डस्ट उठती थी, वो डस्ट सांस के साथ अंदर जाती थी तो फेफड़ों में जम जाती थी, तो नुकसान बहुत था हेल्थ वाइज अगर, लेकिन थोड़ा टाइम के बाद आफ्टर समय। तो अभी हमने उसके नीचे एक फीडर चैन लगा के और नीचे ही उसके टोकरी लगा दी है, नीचे खड़ा रह के ही बंदा डाल सकता है, टोकरी में डाला और फीडर से अंदर जाएगा, तो वो डस्ट वगैरह बिल्कुल नहीं। तो ये बिल्कुल नया प्रोडक्ट है मूंगफली में टोकरी। और एक ऐसे ही मक्का का है जिसमें कन्वेयर सिस्टम किया है, नीचे खड़ा रहकर ही उसको कम आदमियों द्वारा कम लेबर से काम ज्यादा हो सकता है, वो भी कन्वेयर सिस्टम है। और टोकरी मॉडल में भी 3 मॉडल और नए लॉन्च किए हैं, और रोटावेटर है। तो ऐसा अभी काफी 3-4 प्रोडक्ट हैं हमारे जो अभी लेटेस्ट हमने मॉडिफाई करके और अभी इनको लॉन्च के लिए रेडी हैं हमारे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं चाहूंगी मेरे साथ और भी जो इमरान सर, आप लोग आगे क्वेश्चन करें। थैंक यू। विपिन, आप सुन पा रहे हैं मुझे? विपिन?
विपिन मिश्रा जी। विपिन मिश्रा जी सुन पा रहे हैं क्या? किसी तकनीकी की कारण की वजह से विपिन जी हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं दर्शकों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। हरमीत सर, आपसे जानना चाहूंगा मैं, एक छोटा सा मेरा सवाल है। जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो किसान के लिए सबसे ज्यादा, कोई भी अगर प्रोडक्ट किसान लेता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा चीज जो है देखने वाली वो ये होती है कि प्रोडक्ट कितना टिकाऊ है। तो अगर हम आपके प्रोडक्ट की सस्टेनेबिलिटी की बात करें, क्वालिटी की, क्वालिटी तो जाहिर सी बात है अच्छी होगी, लेकिन सस्टेनेबिलिटी की अगर हम बात करें तो इस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी, क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हरमीत सर सुन पा रहे हैं आप? हेलो, हाँ जी जी। हाँ जी, हाँ जी सर। सर मेरा सवाल ये है कि किसान जब भी कोई उत्पाद लेता है, वो चाहे मशीनरी हो या फिर खाद हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, बीज हो, तो सबसे पहले वो देखता है, गुणवत्ता के साथ साथ देखता है सस्टेनेबिलिटी की, प्रोडक्ट कितना टिकाऊ है। मान लीजिए अगर मैं कोई प्रोडक्ट लेता हूँ कि उसकी कॉस्ट तो ठीक है, कॉस्ट जो भी रहेगी, लेकिन गुणवत्ता के साथ साथ टिकाऊ कितना है प्रोडक्ट। तो मैं यही जानना चाहता हूँ आपसे कि आपकी कंपनी जिन प्रोडक्ट का निर्माण कर रही है वो कितने टिकाऊ हैं, ये हमारे दर्शकों को आप जरूर बताइए। जी जी। सबसे पहले मैं अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहूंगा कि भारत सरकार द्वारा एक मतलब गुणवत्ता के लिए एक भारतीय मानक मापदंड का एक वो है, ISI मार्का दिया गया है। वो मार्का उन्हीं प्रोडक्ट को मिलता है जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, उन्हीं कंपनियों को मिलता है। इससे मतलब मेरा निवेदन ये है कि सबसे पहले तो ISI मार्का या टेस्टिंग रिपोर्ट के साथ ही माल खरीदें, चाहे वो खाद है, क्योंकि डुप्लीकेसी भी बहुत आ रही है मार्केट में। सस्ते के कारण, मतलब ये कि डुप्लीकेसी के कारण वो बिकता है नॉन ट्रेड, जिसको बोलते हैं कि नॉन ट्रेड, जिसपे कोई ट्रेडमार्क नहीं है, ना तो वो ISI है ना उसकी टेस्ट रिपोर्ट है। उस डुप्लीकेसी के कारण वो किसान के साथ काफी मतलब धोखेबाजी हो रही है। तो सबसे पहला निवेदन ये कि कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो जो अपने सरकार के द्वारा जो मापदंड दिए गए हैं, ISI, भारतीय मानक ब्यूरो, टेस्टिंग रिपोर्ट, तो वो कुछ भी प्रोडक्ट खरीदें तो इन चीजों को विशेष ध्यान रखें ताकि उनको अच्छी क्वालिटी मिल सके, अच्छी गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट मिल सके। ISI और टेस्ट रिपोर्ट का अवश्य ही डिमांड करें। किसान भाई व्यापारी से उनका कुछ भी ले रहे हैं, चाहे वो खाद ले रहे हैं या जो जिन चीजों पे ISI और टेस्टिंग रिपोर्ट कंपलसरी कर रखी है गवर्नमेंट ने, तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखें कि अगर वो टेस्टिंग रिपोर्ट और ISI मार्के वाली चीज लेते हैं तो किसान भाइयों को सब्सिडी मिलती है, उस प्रोडक्ट पे सब्सिडी भी मिलती है। वो भी एक बहुत बड़ी उनको राहत है, किसान भाइयों को अच्छी क्वालिटी तो मिलती ही है, साथ ही साथ सब्सिडी भी मिलती है। तो मेरा मानना है कि जो ISI मार्का और टेस्ट रिपोर्ट है वो सरकार द्वारा अच्छे प्रोडक्ट को ही दी जाती है, दो लोग क्योंकि हमारी कंपनी के पास ऑलरेडी है ISI मार्का और टेस्ट रिपोर्टिंग, दोनों ही हैं अपनी कंपनी के पास। इमरान सर माइक ऑफ है। आवाज आ रही? हेलो जी हाँ जी, हाँ जी सर। विपिन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन सुन पा रहे हैं आप मुझे? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। हाँ जी, जो भी आपके सवाल आते हैं विपिन आप सर से पूछ सकते हैं, क्योंकि सबसे समय की पहले भी तो कमी है हरमीत हमारे भाई साहब को नमस्कार। इनके प्लांट में विजिट कर चुका हूँ, 2-3 दिन रहा भी हूँ। याद है नमस्कार। आपको? बिल्कुल बिल्कुल विपिन जी, बिल्कुल। कैसे हो? बिल्कुल फर्स्ट क्लास, आप बताइए। बिल्कुल ठीक है, बढ़िया। सर जब मैं विजिट किया था
जब मैं विजिट किया था तो उस समय ही आप बड़े पैमाने पे और बहुत ही अच्छे और उत्तम क्वालिटी के थ्रेसर्स बनाया करते थे। अब तो भाई नए नए वेरिएंट आ गए होंगे। तो सर मेरा जो सवाल है उसी बिजनेस से रिलेटेड है कि आपको कोविड में बैलेंस मतलब जो बिजनेस है उसको बैलेंस में बना के रखे या आपको भी घाटा सहना पड़ा है? देखिए विपिन जी, बात वही है कि सबसे पहले तो जान की सलामती, जी है ना। तो सभी से निवेदन मेरा तो मैं तो यही करता हूँ कि जान है तो जहान है, नफे नुकसान तो बात की बात है। और सेकंड थिंग ये थी कि अगर बात करें नुकसान की, तो उसमें जो पिछले साल जैसे ही 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा और 23 मार्च से लॉकडाउन लगा, तो उस समय हमारे वो समय था क्रॉप निकालने का। बिल्कुल सीजन था आपका वो। बिल्कुल सीजन था और ऑल ओवर इंडिया एक टाइम था वो सरसों, गेहूं, चना, इन क्रॉप, ये सब क्रॉप निकलने का। हाँ बिल्कुल। और वो क्रॉप क्या है कि थ्रेशर से ही निकलती है सब जगह है। मतलब चाहे वो राजस्थान की बात करें, चाहे हम गुजरात की बात करें, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना, वो एक समय पीक टाइम था सीजन का। और उस टाइम ऑर्डर भी दे रखे थे किसानों ने, और अपन ने भी वो पूरा स्टॉक कर रखा था, माल बन भी रहा था, रॉ मटेरियल भी पड़ा था। तो जैसे ही लॉकडाउन लगा तो वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाई, उस कारण वो पूरे का पूरा स्टॉक एज इट ही बच गया। और जो एडवांस आया था कस्टमर्स का, किसान भाइयों का, वो उनको रिटर्न करना पड़ा। तो एक काफी बड़ा उसमें था नुकसान, ऐसी तो बात सर नहीं है। यही चीज तो इस साल भी हुई, क्योंकि इस साल भी तो लॉकडाउन फरवरी मार्च से ही शुरू हो गया था, जबकि आपका वो पीक सीजन है। हाँ, इस बार उल्टा हुआ। इस बार ऐसा बिल्कुल ये भी हुआ, लेकिन इस बार क्या हुआ कि क्लाइमेट ने साथ नहीं दिया किसानों का। अच्छा। मतलब जो मतलब भयंकर टेम्परेचर था, गर्मी बहुत ज्यादा होने के कारण जो गेहूं मतलब हम लोग देखते थे या किसान भाई देखते कि 14 क्विंटल बीघे का निकलेगा, हम्म। वो 10 क्विंटल ही निकला। और जिस खेत में उनका आइडिया रहता था किसान भाइयों का कि ये 10 क्विंटल निकलेंगे, वो 6 से 7 क्विंटल निकलेंगे। तो मतलब इस बार उल्टा हुआ कि क्रॉप ने साथ नहीं दिया। और सेकंड, मतलब अभी तूड़ी है जो भूसा है, वो भी जी। एक बीघे में, मतलब आज से पहले, मतलब इस साल से, इस सीजन से पहले जो लास्ट ईयर था कि एक बीघे में से 2 ट्रॉली निकल रही थी, और अब की 2 बीघे में से 1 ट्रॉली निकल रही है। तो मतलब किसान को कहीं ना कहीं नुकसान ही हुआ है, लास्ट ईयर भी और इस बार भी। और उसकी वजह से अब किसान को है तो मैन्युफैक्चर से ही वो प्रोडक्ट खरीदेगा, तो मैन्युफैक्चर को भी सीधा सीधा नुकसान है। और बिल्कुल। कहीं ना कहीं मेरा एक ये निवेदन है सरकार से भी कि अभी जो किसान मतलब कृषि उपकरण पर जो जीएसटी लगा है, वो सीधा सीधा किसान को ही लग रहा है, क्योंकि वो प्रोडक्ट किसान ने ही खरीदना है, चाहे कल्टीवेटर है, चाहे थ्रेशर है, ट्रॉली है, मक्का मशीन है, मूंगफली मशीन है, बिजाई मशीन है, ये सब खेती के ही काम आते हैं। उनपे जो जीएसटी लग रहा है वो सीधा सीधा किसान पे ही लग रहा है। तो अगर कहीं ना कहीं सरकार इस पे ध्यान दे तो जीएसटी पे राहत मिले कृषि उपकरणों को, तो किसान की कमर सीधी हो जाएगी, बहुत बड़ा एक मतलब उनको राहत मिलेगी। तो मेरा निवेदन है सरकार का इस ओर कि जीएसटी, कृषि उपकरणों पर जीएसटी को खत्म किया जाए। चलिए सर, आपकी बात बहुत उम्दा है कि आप किसानों के बारे में इतना अच्छा सोच रहे हैं। सरकार जरूर एक दिन जागेगी, उनके कान जी खड़े होंगे। जी। तो आगे सर मैं ये जानना चाहूंगा कि और नए वेरिएंट में आपके पास कौन कौन से थ्रेसर आए हैं? हालांकि मैं तो जानता हूँ कि सरसों हो, चाहे चना हो, चाहे गेहूं हो, उसके मड़ाई के लिए आपके पास बहुत ही अच्छे और बहुत ही उम्दा क्वालिटी के थ्रेसर्स मौजूद हैं। और किन किन फसलों का इजाद आपने पिछले इन 2 सालों से किया है? विपिन जी, सबसे पहले तो जैसे अभी मैंने बताया भी था कि जी मूंगफली, जी। मूंगफली के थ्रेशर में एक बहुत बड़ी समस्या थी कि एक आदमी उसके ऊपर खड़ा रहता था, नीचे से 2 आदमी 3 आदमी ऊपर वाले को एक पकड़ाते थे, वो अंदर डालता था, उसकी जो डस्ट बाहर आती थी, उस डस्ट से क्या था कि वो मतलब वो श्वास के द्वारा अंदर जाती थी और टीबी और दमा ऐसी बीमारियों की बड़ी आशंका रहती थी एक लंबे समय के बाद। तो उसको ध्यान में रखते हुए उन उन चीजों को कि वो वहां खड़ा ही ना रहना पड़े आदमी को, तो जी। उसके लिए अपन ने फीडर सिस्टम नीचे दिया है, एक फीडर चैन सिस्टम लगाकर, और नीचे टोकरी लगा दी ताकि वो नीचे खड़ा टोकरी में डाले और एक फीडर चैन के सिस्टम के द्वारा अंदर जाए। तो वो पूरा पैक है, वो डस्ट बाहर नहीं आती उससे। और मतलब वो एक नया मॉडल है और काफी अच्छा है, उसको हमने टेस्ट भी किया, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। उसपे कम लेबर चाहिए,
और ऊपर नहीं खड़ा रहना पड़ता, सेफ्टी है, कहीं हाथ कोई कपड़ा अंदर नहीं जाता, कोई नुकसान नहीं होता, तो डेंजर भी उसमें कोई है नहीं ऐसा, बिल्कुल पूरा सेफ्टी है उसकी। और आने वाले समय में जैसे मैंने बताया कि वो डस्ट वाली प्रॉब्लम से बीमारियां होती हैं, वो भी खतरा नहीं है। तो एक तो वो प्रोडक्ट लॉन्च किया है। एक मक्का मशीन थी, उसमें भी ऐसा ही था, उसके भी अच्छा। ऊपर खड़ा रहना पड़ता था, तो उसके भी साइड में कन्वेयर दिया है, नीचे खड़ा आराम से उसमें डालो, कन्वेयर द्वारा ऊपर जाती है पूरा ही मक्का और फिर वो निकलता है। उसमें एक मक्का हो गया, रोटावेटर हो गया, मूंगफली थ्रेशर हो गया, और टोकरी मॉडल में भी छोटे ट्रैक्टरों के लिए 25 HP ट्रैक्टरों के लिए भी टोकरी मॉडल बनाया है, जो कि बहुत अच्छा पूरे महाराष्ट्र में जो भी गया सीजन उसमें वो बहुत अच्छा उसका डिमांड रहा, रिजल्ट भी बहुत अच्छा था क्योंकि वहाँ छोटे ट्रैक्टर ज्यादा है। जी ये 4 प्रोडक्ट हैं जो कि लॉन्च किए हैं और बहुत अच्छे उनका रिजल्ट है। बिल्कुल सर, आपको देखने वाले हमारे कई किसान भाई भी हैं, अगर वो आपके माध्यम से थ्रेसर्स लेना चाहें या कोई भी कृषि उपकरण लेना चाहें तो क्या जी। प्रक्रिया है सर, वो भी एक बार बता दें कि कैसे वो सीधे आपसे जुड़ सकते हैं और आपके यहाँ से सीधे वो मंगवा सकते हैं। जैसा कि वेबसाइट भी है, ईमेल भी है, एंड उसके बाद जैसा कि अभी जिन लोगों को किसानों को हमारा एक सब्सिडी पोर्टल पे भी अपनी फर्म का राजस्थान एग्रीकल्चर और रामगढ़ी एग्रो इंडस्ट्रीज दोनों फर्म का वो उस पे रजिस्ट्रेशन है सब्सिडी पोर्टल पर। तो जैसे ही वो सब्सिडी पोर्टल को ओपन करेंगे तो सबसे पहले अपना जैसे ही वो फर्म का नाम आता है उसको ओपन क्लिक करेंगे तो वो ऑर्डर से पहले ही उनका अगर वो पोर्टल पे बुक करवाना चाहें तो सब्सिडी के लिए पात्र भी हो जाते हैं किसान। और उसके जी बाद वो मेल हमारे पास जैसे ही आती है कि इन लोगों ने आपका मतलब सब्सिडी के लिए किया है, तो वो भी कंपनी से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं। एंड उसके बाद एक सर्विस केयर नंबर है, जस्ट डायल पे भी है कंपनी का, जस्ट डायल पे भी अगर कॉल करते हैं तो वहां से भी वो कंपनी का रेफरेंस उनको पूरा कॉन्टेक्ट नंबर पूरा एड्रेस वगैरह जस्ट डायल से भी है, मेल, वेबसाइट, तो ये तो है ही सब। बाकी डीलर नेटवर्किंग है, और डीलर नेटवर्किंग में भी कंपनी के प्राइस ही रखे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वो डीलर अपनी मर्जी के रेट ले। हर जी जगह हमने इसका भी विशेष ध्यान रखा है, ऐसा कुछ नहीं है, रेट फैक्ट्री के ही हैं सब जगह। जी इमरान जी, और क्वेश्चन ले सकते हैं आप। जी बिल्कुल। मेरे ख्याल से हम लोग वेबिनार के अंतिम पड़ाव में हैं और सर ने जिस तरीके से और वैसे भी विस्तारपूर्वक जानकारी हरमीत दी भाई है बहुत कि बिजी रहते हैं मुझे पता है देखिए कार में ही बैठे हैं, बहुत ये बिल्कुल बिजी रहते हैं। बिल्कुल जी 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 जी। तो हरमीत सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और भविष्य में फिर जुड़ेंगे किसी एक अच्छे टॉपिक पर, खासकर मशीनरी के टॉपिक को ही लेके। शाहीन, आपसे अनुरोध करूंगा कि कार्यक्रम हमारा लगभग समाप्त हो चुका है, तो इसका समापन आप कर दीजिए, और जो हमारे दर्शक हैं उनसे हम लोग विदा लेते हैं। तो शाहीन। शाहीन का अनम्यूट माइक ऑफ कीजिए है। अपने आप को। हाँ जी। ओके, हेलो हेलो। ओके, तो सर सबसे हाँ जी, पहले सुन पा तो रहे मैं आपको थैंक यू करती हूँ कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल में आए और अपना कीमती समय हमें दिए और काफी इंफॉर्मेटिव बातें बताए, जो कि जरूर हमारे दर्शकों के लिए काफी लाभदायक होगा। और नेक्स्ट टाइम आगे ऐसे ही और भी कृषि विभाग से लेकर जुड़े मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो तब तक के लिए मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हरमीत भाई थैंक यू इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी चलिए, फिर कभी संयोग रहा तो आएंगे आपके यहाँ, विजिट करेंगे। बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आइए। अभी तो नया प्लांट और शुरू कर दिया है। अच्छा, हाँ, 12.5 बीघे में अभी नई फैक्ट्री का हो रहा है अपना। अरे वाह, बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो उसका अंडर कंस्ट्रक्शन है, आई थिंक 1-2 मंथ में रेडी हो जाएगा। पूरा 12.5 बीघे का प्लांट है।